मिलम भारत तिब्बत बॉर्डर में जोहार घाटी में सबसे अंतिम गांव है। और ये भी एक अजीब सी बात है कि इतने सुदूर क्षेत्र में अंतिम गांव होते होते हुए भी यह उस समय के पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा गांव था। हम लोग 3 गांवों को उत्क्रमण करते थे, मल्ला जोहार, मुनस्यारी और तल्ला जोहार। और मैं पांगती क्लैन से बिलोंग करता हूँ। तो हम तल्ला जोहार में भैंसखाल में रहते थे, मुनस्यारी में दरकोट में रहते थे और 4 महीने जून से लेकर सितंबर तक मिलम में रहते थे। और उन 4 महीने के बाद 8 महीने या करीब करीब 7 महीने सब गांव लोग छोड़ चुके होते थे। और शायद हमारा एक गांव ऐसा था जहां पर एक आदमी चौकीदार की तरह से रहता था। एक तिब्बती था ढोंडुक करके, वो अकेला रहता था, अन्यथा वहाँ कोई आदमी नहीं रहता था। वहाँ पे पांगती, धर्मशक्तु, रावत, निखुरपा लोग रहा करते थे। और ये इतना बड़ा गांव था, इतने ज़्यादा उसमें घर और गलियाँ थी। तो लोग कहते हैं कि जब अन्य गाँवों की दुल्हनें तो हमारे कौमों में ब्याह के आती थी तो वो लोग वहाँ की गलियों में अपने घर का रास्ता भूल जाते थे। आज के संदर्भ में लोग उसे आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। मिलम का गांव जो है पूरे जोहार में सबसे समृद्ध था। उस समृद्धि से वहाँ की जो ख्याति थी, वहाँ का जीवन था, जीवन शैली थी, वह अन्य क्षेत्रों से तत्कालीन समय से एकदम भिन्न और सांस्कृतिक रूप से भी समाज बहुत समृद्ध है। समय का क्रम, गतिविधियों का क्रम इतने सुनियोजित तरीके से संपन्न किया जाता था, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप प्राकृतिक विपदाओं में फंस जाएंगे। और जाने में विलम्ब करेंगे तो बरसात आ जाएगा, जाने में तकलीफ होगी, जाड़ा आ जाएगा, फंस जाएंगे वहाँ। और फिर उसके बाद आपको तिब्बत में व्यापार के लिए जो आपको 2 महीने का टाइम चाहिए वो भी नहीं मिलता। ये व्यापार वैसे तो बहुत पौराणिक काल से चला आ रहा है, लेकिन करीब 600-800 शताब्दी तक इस क्षेत्र से जो हमारा कुंगरी बिंगरी दर्रा है वो दर्रा नहीं खुला था। और ये मिलम मुनस्यारी का जो बोगियार का रास्ता था ये भी खुला नहीं था। तो मैं जोहार को अपने लेखों में दारमा की उपत्यका मानता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोगों का, जो थोड़े बहुत लोग रहते थे, उनका संपर्क रालम ग्लेशियर होते हुए उस रास्ते से दारमा वालों से था और तिब्बत से संपर्क भी दारमा होते ही होता था। और नीचे मैदानी क्षेत्र कहिए या अनाज सप्लाई करने वाले क्षेत्र से संपर्क की बात करें तो वहाँ से मदकोट तक आते थे। तो उनका व्यापारिक केंद्र मदकोट हुआ करता था, जो बाद में हमारा हल्द्वानी और दिल्ली हो गया। तो उन दिनों जो गांव बसे, वहाँ पर 5 गांव बसे थे, उसको पंजवारी युग कहते थे। वहाँ से लेके करीब 14वीं शताब्दी तक का पंजवारी युग है। तो चूँकि ये सारे वैदिक धर्म के लोग थे तो उन लोगों ने वहाँ ऐसी बोली स्टार्ट की जो बहुत हद तक कुमाऊनी के सदृश थी। उससे पहले जो बोली बोली जाती थी उसको रंकस कहते थे। और आपको मालूम होगा धारचूला क्षेत्र के लंगस को रंगलू कहते हैं। तो इससे रंकस जो है रंगलू से प्रभावित था। और जब ये क्षेत्रीय लोग यहाँ से आए जोहार में तो वो उस भाषा का विलोपन हो गया। उसकी जगह जो नई भाषा एक आ गई उसको बोलते हैं शोकी खून। तो शोकी खून में कुछ तो वो वर्ड थे, कुछ तिब्बती वर्ड भी आए, कुछ बंगाली भी आए, राजस्थानी वर्ड भी आए और मुख्य रूप से कुमाऊनी वर्ड आए। उससे बना शोकी खून। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वहाँ एक व्यक्ति आए राजस्थान, धाम सिंह रावत, अपने कुछ साथियों के साथ वो तिब्बत होते हुए आए। और उसके वो 2 भाई थे, हीरू और धामू। तो वो लोग नीति होते हुए उन्होंने यात्रा की तिब्बत की। तो जो हीरू था उसे हिम्मत नहीं हुई तिब्बत आने की, वो तो नीति में बस गया। तो वहाँ के नीति के मलारी के जो लोग हैं वो उनके वंशज हैं। और पहले इसीलिए हम लोगों की शादी ब्याह बहुत साल तक उन्हीं लोगों से होती थी, जहाँ कुमाऊँ के अन्य लोगों से, जोहार के नहीं होती थी, मिलम वालों से। और धामू जो था वो विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति था। ये कहिए कि आजकल का जो नैन सिंह रावत है उन दोनों का धामू रावत था।
तो वो जब तिब्बत गए तो वो राजा, वहाँ के राजा बोध छोगेल करते थे, उनके संपर्क में आए। तो उनकी सेना वालों को भी उन्होंने मदद करनी शुरू की और उन्हीं दौरान लद्दाख के राजा ने पश्चिमी तिब्बत पर आक्रमण किया। और जब उन पर आक्रमण किया तो धाम सिंह ने बोध छोगेल की तिब्बती सेनाओं को प्रशिक्षित करके उनसे उनका लोहा लेकर के उनको हरा करके वहाँ से खदेड़ दिया। तो वो राजा इतने प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उसको ये कहा कि भाई ऐसा है, आप जो, उनको मालूम था तिब्बत व्यापार, उन्होंने कहा आप जोहार चले जाओ, वहाँ बसो, व्यापार करो और मैं आपको व्यापार की सारी सुविधा देता हूँ। तो उन्होंने 2 सुविधाएं मुख्य रूप से दी। तिब्बत के 4-5 गांवों पर उन्होंने कई तरह के कर लगा दे, जैसे घोड़े देने का, खाने पीने का सामान देने का, उसका अलग अलग तिब्बती नाम है कि आप जब भी यहाँ आओगे तो यहाँ के ग्रामीण आपको ये चीज़ मुहैया कराएंगे। और उसके साथ ही साथ यहाँ के जो व्यापारी जोहार आएंगे तो आप मिलम में उनसे कर वसूल कर सकते हैं। इसकी वजह से मिलम के जो लोग थे, धाम सिंह के वंशज थे, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो गए। और ये सुविधा अन्य घाटी वालों को नहीं थी, न तो दारमा ब्यास के वालों को और न गढ़वाल वालों को। जब पहले कोई वसासत नहीं थी और संयोग से ये बोगजाल वाला रास्ता खुलना, 3 धुरा वाला रास्ता खुलना और जिस रास्ते से दारमा से तिब्बत में व्यापार होता था उस दर्रे का हिमस्खलन से बंद हो जाना, ये सारी चीज़ें एक साथ हुई। ये बहुत विकट अजीब संयोग है इतिहास में, ये बहुत कम लोगों को ज्ञात है और इसी में सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो उससे क्या हुआ कि हम लोगों का दारमा से संपर्क खत्म हो गया और तिब्बत से संपर्क स्टार्ट हो गया और थोड़ा थोड़ा व्यापार होने लगा। तो फिर यहाँ के लोग मिलम जाने लगे, खास करके पश्चिमी नेपाल के और कुमाऊँ के लोग, और उसमें से खासकर ठाकुर लोग, जिनको हम राजपूत कहते हैं, तब हम लोग खसियाल कहते हैं, खसियाल लोग, वो लोग वहाँ जाने शुरू हुए और लोग थोड़े थोड़े गांव में बसे। परंपरा ये थी कि जब तिब्बत व्यापार स्टार्ट होने से पहले वहाँ से उनका एक दूत आता था, सरजी नाम का, और वो मिलम में आता था क्योंकि पहला गांव था। तो मिलम से तिब्बत जाने के रास्ते में एक उपत्यका है, उसको गोंखा धार कहते हैं। उसके बाद गोंखा नदी दिखती है दूसरी ओर और इधर में मिलम गाँव है। वहाँ से आवाज़ देता था वो। और मुझे याद है अपने बच्चों ने पहली बार जब उन्होंने वहाँ से आवाज़ दिया, तिब्बती में हम तो जानते नहीं थे, तो लोगों में इतनी खुशी, इतना उल्लास होता था क्योंकि हम लोगों के आर्थिकी का आधार ही वही था। तो हम भी छोटे बच्चे दौड़ के चले जाते थे वहाँ और वो जा करके एकदम से हाथ नहीं मिलाते थे, डिस्टेंस रखते थे। उसका कारण ये था कि वो ये जानना चाहते थे कि कोई यहाँ चोट की बीमारी तो नहीं है। तो वो प्रश्न करते थे वहाँ से जोर जोर से, क्या कोई बीमारी महामारी तो नहीं है, चेचक हैजा जैसा, और जानवरों की कोई बीमारी तो नहीं, खास करके खुरपका कहते थे, कोई खुरपका का रोग तो नहीं है। जब गांव वाले कहेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तब वो गांव में प्रवेश करता था। और उसके प्रवेश करने के साथ ही तिब्बत व्यापारी लोग आते थे, उनको हम हुन्नी मित्र कहते थे क्योंकि सारी व्यवस्था मित्र व्यवस्था पर थी। तो वो लोग अपने मित्र के पास ही आते थे, जैसे हमारे जैसे 2-3 एक मित्र थे, तो उसको साल में 400 बकरियों का सामान लाने का उसके साथ हमारा एग्रीमेंट था। हम उनको अपने परिवार का ही सदस्य मानते थे। और उनकी जो बकरियां आती थी, लंबे लंबे बालों वाले भेड़ और बकरियां, उनको देख के मन जो है एकदम से गदगद होता था। ऐसा लगता था ये कहीं स्वर्ग से ये प्राणियां आ रही हैं। और वो जब आते थे, हमारे हर घर के पास खोर हुआ करता था, बाड़े को हम लोग खोर करते थे। हमारा बहुत बड़ा खोर था क्योंकि हमारे बहुत मित्र आते थे। तो वो लोग अपने सारे बकरियों को वहाँ पे इकट्ठा करते थे, सारे गांव वाले देखने को आते थे। तो व्यवस्था ये थी, वो क्या करते थे, तो अपने साथ नमक लाते थे। तो वो अपने मित्र के लिए एक भेड़ तो चढ़ावा में लाते थे, जिसको हम काट खाते थे हर मित्र को। और उसके बाद
उनके साथ साथ कोई बच्चों के लिए कलेवा लाते थे, उसको हम छिरपी और थुत्तू बोलते हैं, ये उनका प्रिय भोजन था। और घी लाते थे, उसको हम विन घी कहते थे, वो मोस्टली याक का घी होता था पीले रंग का, और हम उसके बदले में उनके बच्चों के लिए यहाँ से कलेवा भेजते थे, मोस्टली ड्राई फ्रूट हम देते थे, और चना गुड़ मिश्री भी देते थे। तो व्यवस्था ऐसी थी कि वो अपना सामान किसी अन्य को नहीं बेच सकता है, हम ही को बेचेगा। उसके बाद हमको अधिकार होता था, हम हर एक करबस, उसके जो बोझा लादा जाता था उसको करबस बोलते थे, एक करबस नमक के बदले में हमको एक करबस अनाज देना होता था। मोस्टली हम उवा देते थे। उनका जो ऊन है उसको काटने का अधिकार हमको तो होता था, वो ऊन हमारा होता था। इसी पीरियड में एक दूसरी गतिविधि शुरू होती थी, वो भी एक विचित्र और बड़ा अनोखी गतिविधि है। तिब्बत व्यापार की सबसे पहली प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती थी, उसको बोलते थे स्वाग जाना। स्वाग जाना का मतलब ये होता था कि तिब्बत में अपने मित्र के दुंग, गांव को दुंग कहते हैं, दुंग जा करके उनके भेड़ों के ऊन को काट के लाना। तो मेरे पिताजी और चाचा जी लोग सबसे पहले तिब्बत जाने वाले में होते थे, वो जाते थे स्वाग। तो वो मित्र हमारा पुरांग में रहता था, वहाँ पुरांग वहाँ की बड़ी संपन्न घाटी है, तागलाकोट से नज़दीकी है। तो उनके यहाँ वो करीब ऑलमोस्ट 15-20 दिन रहते थे। तो वो सुबह से शाम तक वो ऊन काटते थे और उसकी फिर लच्छियाँ बना करके बेलची कहते थे, गांठों को बेलची बोलते हैं, बेलची बना करके तैयार करते थे। और उनका जो समयबद्ध कार्यक्रम देखिए आप, जो बेलचियाँ होंगी जब उनके चंवर गायों में, उनको लाद करके ज्ञानमया मंडी लाया जाता था। कार्यक्रम को ऐसे सिंक्रोनाइज किया जाता था कि यहाँ से अपनी बकरियों में व्यापार का सामान, कपड़ा, ऊन, मिश्री और बहुत सी चीज़ें, बर्तन, भाने बर्तन और अनाज ले करके बकरियों का पहला खेप बोलते हैं हमको, फर्स्ट ट्रिप को हमारी बोली में खेप कहते हैं। पहला खेप ज्ञानिमा में पहुँच जाता। ज्ञानिमा में हर एक वर्ग का अपनी दुकानें हुआ करती थी। तो ऐसा मिजान बिठाया जाता था कि जिस दिन हमारा बकरियों का खेप ज्ञानिमा पहुँचेगा, उसी दिन पुरांग से चंवर गायों पे ऊन की बेलचियाँ वहाँ पहुँच जाती थी। तो कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन सब व्यवस्थित था, क्योंकि पहले तो गते के हिसाब से फिट किया जाता था। और फिर वहाँ क्या होता था, वो ऊन तो लिया, तो ऊन के बदले हमने उसको कुछ देना है, तो वो नमक भी लाते थे, ऊन भी लाते थे, बेलची भी, वो हमको देते थे, और हम जो यहाँ से अनाज लिया है वो उनको देते थे। अब ये कहिए अप्रोक्सीमेटली, तो जो 300 भेड़ों का जो ऊन था वो पिताजी वहाँ से काट के लाते थे ज्ञानिमा, और यहाँ से संचालन हमारी माँ करती थी। तो एक ट्रिप में करीब 2 खेप सामान का लाना जाना होता था। उसके बाद जब दूसरे खेप में सामान आ गया, तो पिताजी लोग क्या कहते हैं, बचा हुआ सामान है वो लेकर के फिर से जो है दर्चिन चले जाते थे। वो तागलाकोट के अगल बगल अलग अलग मंडियों में अलग अलग लोगों का अधिकार क्षेत्र होता था। तो हमारे लोग जो हमारे पिताजी लोग दर्चिन जाते थे, तो बचा हुआ सामान वहाँ बेचते थे। तो वहाँ से फिर कीमती तिब्बती सामान, घोड़े, खच्चर भी खरीद के और बकरियाँ खरीद करके जाते थे और मिलम पहुँचते थे। और मिलम में करीब वो सितंबर में पहुँच जाएंगे मिडिल में, तो उसके बाद खेत भी तैयार हो जाएगा। उनकी कटाई के बाद कि जो प्राकृतिक उत्पाद है, उससे ऐसा लगता था कि ये पता नहीं क्या, कहाँ से खुदा ने क्या दे दिया हमको। और उसका उन फसलों का जो स्वाद था, उस फापर के आटे का जो स्वाद आज भी जो है भूले नहीं जाता। फिर बैक जो है उत्क्रमण स्टार्ट हो जाता था जोहार मुनस्यारी आने का, ये वहाँ का क्रम हुआ। तो ये जीवन चलता रहा। हम लोगों ने सोचा ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ बुद्धिमान लोग भी रहते, कि हमारे बाबू राम सिंह जी थे, वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कहा ये व्यापार खत्म हो जाएगा, गलतफहमी में मत रहो, समय बदल रहा है, इसलिए अल्टरनेटिव व्यापार काम शुरू करो। लोगों ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं खुद ही विश्वास नहीं करता था। लोग कहते थे तो पागल आदमी है, उनको उसकी बात कोई सुनते। आज हम उनको पूछते हैं, उनके लेखों को पूछते हैं। आज की तारीख में हम लोगों की कम्युनिटी बम्बई के पारसियों की कम्युनिटी की तरह से होता,
और शायद हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्यमों में से एक होता है। 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ तो उस चीन के युद्ध के बाद व्यापार एकदम बंद हो गया, एकदम फुल स्टॉप हो गया। मज़े की बात यह है, चीन ने तिब्बत में 1957 में ही कब्जा कर लिया था और वो पर लद्दाख क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से करते करते पश्चिमी क्षेत्र में उन्होंने कब्जा लिया था और हम लोगों के व्यापार क्षेत्र में भी उन लोगों का काफ़ी दखल हो गया था। और जब 62 में व्यापार बंद हो गया, सारे आमदनी का साधन ही था। हमारे आमदनी का क्या था? मुख्य साधन तो व्यापार, दूसरा था ऊन का घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री का काम, वो भी काफ़ी संपन्न काम। लेकिन उसका आधार भी तिब्बत व्यापार था कि उसका रॉ मटेरियल जो है, भेड़ का ऊन जो है या पशम जो है, वो तिब्बत से ही मिलता था, वो भी बंद हो गया। तो ये समझिए कि हम तो बिल्कुल सड़क में आ गए। अब ऐसी स्थिति में जब सारा काम धाम बंद हो गया तो क्या होगा? तो फिर जिन लोगों के पास कुछ संपत्ति थी, कुछ संपत्ति तो तिब्बत में रुक गया सामान। अब जो कुछ और बचा था, कुछ लोग तो काफ़ी संपन्न थे, हमारा परिवार कहीं मिडिल क्लास का था, तो हमारे पास जो संपत्ति बची थी उससे हमने अपने घर को 2-3 साल तक चलाया। विडंबना, मानव स्वभाव की विडंबना। आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे अपने बचपन की ओर जाता है। मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, 83 ईयर्स की मेरी एज हो गई है। अब आखिरी हौले हौले आखिरी पड़ाव की ओर जा रहा हूँ। जैसे जैसे आखिरी पड़ाव की ओर जा रहा हूँ वैसे वैसे पुराने दिन याद आ रहे हैं। अब मुझे वो मिलम का वो गांव, मिलम में पहले दिन पदार्पण का वो बियाबान वातावरण, वो चंकाओं का काँव काँव करके बोलना, मिलम के स्कूल में वो हमारे धमा चौकड़ी करना, वो पाठी में वो लिख लिख करके रट्टा मारना, बकरियों को चराने जंगलों में जाना, आलू की खेती करना, फाफर की खेती करना और माँ के द्वारा जंगल से लाई हुई जड़ी बूटियों को सुखा करके उनको ठीक करना। और पिताजी जब भेड़ बकरी लेकर आते थे उनमें से 5-5, 6 बकरियों को काट करके उनके मीट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको धूप में सुखाना, फिर उसकी माला बनाना, ये सब चीज़ें याद आती हैं। ऐसा लगता है आज ही का दिन है, कल ही का दिन है, और मन करता है ये सब धंधा छोड़ो, ये सब दुनियादारी छोड़ो। यदि भगवान इजाज़त दे तो फिर से वही जीवन जीने के लिए फिर से वहीं पहुंच जाओ, फिर वही जीवन जियो, वो वही मस्ती का जीवन, वही प्यार का जीवन, वही प्राकृतिक वातावरण मिलम का फिर से नसीब हो जाए। इसी की मैं हमेशा याद करता हूँ, कामना करता हूँ और मेरे आखिरी क्षण तक ये कामना बढ़ते रहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ।